बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यू पॉइंट में मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, हुकूमत पीटीआई के मुज़ाकरात मुसलसल डेड लॉक का शिकार हैं और ऐसा नज़र आता है कि अभी इसमें फौरी तौर पे शायद दोनों फरीक किसी मौक़िफ़ में अपने में तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जब तब्दीली की बात होगी तो ये अफवाहें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। एक तब्दीली तो वैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब से सूबाई सदारत लेके जुनैद अकबर साहब को दे दी गई है। इससे आगे भी अब ये है कि आतिफ खान साहब को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है और पंजाब में आलिया हमजा साहिबा को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा पे हुकूमती सतह पे भी शायद तब्दीलियाँ आ जाए। और कुछ लोग इस बात का भी खदशा या इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब से वज़ारत आला का कलमदान भी वापस ले लिया जाए। ये क्या होगा, क्या वाकई ऐसा है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि ट्रंप इंतज़ामिया के मुतालबे के बावजूद अफ़गान तालिबान ने ना सिर्फ अमेरिका की तरह जानिब से छोड़ा जाने वाला असला वापस करने से इनकार कर दिया है, बल्कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अमेरिकी कैदियों के मामले पे तालिबान ने कोई मदद ना की, ताउन ना किया, तो फिर अफ़गान तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमत उसामा बिन लादेन से भी ज़्यादा रखी जा सकती है। क्या इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान का कोई किरदार होगा? क्या अमेरिका पाकिस्तान से कोई मदद मांग सकता है और पाकिस्तान को ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुल्की मईशत के हवाले से और आलमी बैंक की इस ख़ास तौर पर रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे कि जिसमें कहा गया है कि 2035 तक पाकिस्तान की मईशत जो है 1000 अरब डॉलर की हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सियासी हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम के पहले से अली मोहम्मद खान साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि मुज़ाकराती जो अमल है वो डेडलॉक का शिकार है। पीटीआई एक तरह से इससे बिल्कुल इनकार कर चुकी है, जबकि हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उनका ये कहना है कि जनाब अगर मुज़ाकरात के लिए आप लोग राज़ी हों तो मुलाकात भी करवाई जा सकती है, तो फिर क्यों पीटीआई आमादा नहीं हो रही? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे ख्याल में बीच में बदएतमादी रही हुकूमत की तरफ से। मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा एफर्ट दिखाई जानी चाहिए थी। ख़ासकर एक चीज़ ने माहौल को बड़ा एक तरह से ख़राब किया, वो ये था कि मुज़ाकराती कमेटी बारहा इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती थी। अगर एक मुलाकात करा दी जाती थी तो फिर 2-3 दफ़ा नहीं होती थी। हुकूमत ने बहुत दफ़ा कहने के बावजूद अपना वादा पूरा नहीं किया। तो अगर मुज़ाकराती कमेटी जनाब इमरान खान साहब से मिल ही ना पाए तो फिर तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? ये ऐसे ही है जैसे आप किसी कश्ती को चला रहे हैं लेकिन जो कप्तान है उसको आप साइड पे कर दें, उससे टीम का राब्ता ही ना हो, तो कप्तान अगर शिप चला ही ना पाए, वो बात ही ना कर पाए, तो कैसे बात मुज़ाकरात की ये गाड़ी आगे चलती? अभी भी जिस तरह आपने सवाल किया है, मैं इरफान सिद्दीकी साहब की बात को दूसरी तरफ से पकड़ूंगा, दूसरे सिरे से, और वो ये है कि मेरे ख्याल में 28 तारीख है शायद वो जो डेडलाइन है या वट एवर, तो कल 27 है। तो अगर कल भी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करा दी जाती है तो हो सकता है कि बीच में कोई आइस ब्रेकिंग हो। लेकिन जब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती अमल ख़त्म कर दिया है तो अब तो मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुए बग़ैर आगे की पेशरफ्त मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आती। हाँ साहब, अगर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए तो फिर आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इम्कान है इसका कि अगर जुडिशल कमीशन कायम करना, तो एक तरफ अगर उसूली तौर पे कायम करने का फैसला अगर हो जाए और उसका ऐलान कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा इस मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू करने के लिए। और दूसरा इसमें अहम नुक्ता ये है, ये मुज़ाकराती अमल अगर कामयाब नहीं होता
तो हुकूमत ये ना समझे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि हमारे असीरान अगर रिहा नहीं होते या खुदा न खास्ता जुडिशल कमीशन नहीं बनता, ये हुकूमत की भी नाकामी है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की नाकामी होगी कि सियासतदान बैठ के मसाइल का हल ना हासिल कर सके और मजबूरन फिर एहतजाज या दोबारा एक रसाकशी है उसकी तरफ खुदा न खास्ता बात जाए। उसके लिए फिर सियासी फोर्सेस को हल निकालना होगा और यहाँ पे फिर हुकूमत का बड़ा रोल बनता है कि वो इसमें ज्यादा लचक और स्पेस दिखाती या अभी भी दिखाए कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी तो नहीं है कि बनाए डिमांड करे, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है मियां शहबाज शरीफ साहब के नीचे। जी तो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने तो ये दावा किया है कि पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब की जिस मुलाकात का काफ़ी चर्चा रहा, वो कहते हैं ये मुलाकात तो ऐसी थी, असल मुज़ाकरा तो 2-3 महीने पहले भी हो चुके थे। अब नहीं मुझे इसका ज्यादा इल्म कि किस हद तक वो मुज़ाकरात कामयाब थे या किस लेवल पर थे। मेरे ख्याल में किसी ना किसी लेवल पे एंगेजमेंट थी। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले वज़ीर आला अली अमीन खान और बैरिस्टर जनाब गौहर साहब, इन दोनों हजरात की हुकूमती अशखास से कोई ना कोई मुलाकात तो थी, क्योंकि 2 दफ़ा एहतजाज से पहले उन्हें जाना पड़ा, के बाद फिर आगे का रास्ता नहीं मिल सका, वो बातचीत आगे फिर नहीं उस तरह से बढ़ सकी। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि जो पीटीआई की क़यादत की इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि वो अली अमीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी से कोई इतना खुश नहीं है, इसीलिए जुनेद अकबर साहब को भी, जो हालांकि बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब के एक मुखालिफ धरे के समझे जाते हैं, उनको केपी की सूबाई सदारत दे दी गई है। तो ये क्या अंदर की खबर, क्या क्या वाकई ऐसा है? सियासी जमातों में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, थोड़ी बहुत धड़ेबंदी भी होती है, ये नेचुरल है, कुदरती है। जो एक सोच के लोग होते हैं वो नजदीक हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि फॉरवर्ड ब्लॉक है या पार्टी में कोई ऐसे लेवल की ग्रुपिंग हो गई है जिससे पार्टी की इत्तेफाक इत्तेहाद को नुकसान पहुंचे या तो ऐसा नहीं होता। मुस्लिम लीग नून में भी जाहिर, कभी छुपा, कभी खुला हुआ ये रहा। जमाने में चौधरी निसार अली खान साहब का एक मजबूत धड़ा था उसमें। इससे पहले जनाब हाशमी साहब का ज़माना जब था, जब वो नून लीग में थे, ये तो सारे निकल गए थे। हाशमी साहब खड़े थे यहाँ पे, अपना स्टैंड लिया था हमने मुशर्रफ साहब के दौर में। पीपल्स पार्टी में भी अगर आप देखें, इवन बेनज़ीर साहिबा जब आई वापस बाहर से अपना ज़िया साहब के दौर में, आपको शायद याद होगा कि एक कॉन्सेप्ट एक यूज होता था, एक बात होती थी कि अंकल्स जो थे तो उन्होंने उनको बैकफुट पे किया, जो भुट्टो साहब के दौर के कुछ लोग थे, और अपनी टीम लेके आई। तो ये कुदरती अमर है। लेकिन इमरान खान साहब की लीडरशिप पे, तहरीक इंसाफ की कोर आइडियोलॉजी पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खान साहब ने जिसको वजीर आला बनाया है वो वजीर आला रहेगा, लेकिन खान साहब जिसको सदर बनाया है वो सदर बन जाएगा। हाँ साहब, बिल्कुल वो रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जुनेद अकबर साहब ने खुद आज ही अपने एक इंटरव्यू में, मारिया मेमन साहिबा को दिए गए इंटरव्यू में, ये कहा है कि उन्हें तो 1.5 महीना पहले बानी पीटीआई इमरान खान साहब का ये पैगाम दे दिया गया था कि उन्हें सूबाई सदर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये तो बता दें कि ये वो कौन सी कुव्वतें थी जो जुनेद अकबर की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने देती थी? तो कोई मुझे ये बताया कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो अली मोहम्मद खान की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रही। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा तो एक ओहदा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाकी तो बड़ा ओहदा अदालती निज़ाम में कोई नहीं। अली मोहम्मद जो एक MNA भी है, जो एक साबिक वजीर है, जो एक वकील भी है, उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर अलकादिर केस में था, मुझे अलकादिर केस में भी नहीं एंटर होने दिया गया। 15 नवंबर के बाद ये आज 27 जनवरी है, तो 4-5 दफ़ा 6 दफ़ा मैं गया हूँ, वो नहीं छोड़ते, तो मैं किस पे इल्ज़ाम लगाऊं? तो ये बातें मुझे नहीं पता
कि क्यों मुलाकात बहुत से लोगों की नहीं हो पाती। सलमान अकरम राजा साहब की नहीं हुई, जो खान साहब के खुद के वकील हैं। इद्दत केस में तो मेन वकील ही वही थे। लेकिन ये अफसोस है कि अडयाला जेल हम लोग जाते हैं और हमारे पास अदालत के हुक्म भी होते हैं और उसके बावजूद हम लोगों को वहाँ एंट्री नहीं मिलती। जुनैद साहब को नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, इसमें कुछ वकला को नहीं मिली, असद कैसर साहब को नहीं मिली, बहुत सी लीडरशिप को, पंजाब से बहुत सी लीडरशिप को नहीं मिली। कुछ लोग मिल भी आते हैं। बाज़ औक़ात मुलाकात जो GHQ केस है उसमें कुछ को अक्यूज हैं, जिन सब पे गलत इल्ज़ाम है, को अक्यूज हैं, उनको मौका इसलिए मिल जाता है कि वो शरीक मुलज़िम है। लेकिन जो मुलाकात के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप जाती है वो या कुछ वकला, तो उनको अभी भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। 3-4 अक्टूबर के बाद ये काफ़ी चीज़ें बढ़ी थी। वो जो पहला एहतजाज हुआ था, अगर आपको याद हो, उसके बाद से बतदरीज ये लोग कम करते गए। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल में खान साहब को अंदाज़ा है कि क्या सूरत हाल है और इसी वजह से उन्होंने अपने एक इंतहाई ट्रस्टेड और बाएतमाद और एक लॉयल पुराने साथी को ये जिम्मेदारी दी है। और इसका मतलब ये हरगिज़ मेरे ख्याल में नहीं है कि अली अमीन खान पे एतमाद नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब इंतज़ामी ओहदा और तंजीमी ओहदा, ये पार्टी का ओहदा और हुकूमती ओहदे को थोड़ा दूर करना चाहते हैं कि गंडापुर साहब अपनी वजारत आला पे फोकस करें और जो पुराने कारकुन हैं जुनैद साहब वो तंजीम पे फोकस करें। यानी सर आपके ख्याल में गंडापुर साहब की कुर्सी अभी खतरे में नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। वो अली अमीन खान ने काफ़ी जद्दोजहद की है, कोशिश की है, तकलीफ भी सही है और खान साहब को उन पर ट्रस्ट भी रहा है। माजी में मुराद सईद साहब, अली अमीन खान और इवन एक वक्त में जो हमारे साबिक वज़ीर आला थे महमूद खान साहब और पुराने लोग थे साथ चले। महमूद साहब तो फिर छोड़ गए, अफसोस होता है क्योंकि बड़ा इज्जत दी थी खान साहब ने महमूद खान साहब को। नहीं पता उनकी कोई मजबूरी होगी, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन फिर गंडापुर साहब और मुराद साहब का क्लोज एक वो रहा। मेरा भी अच्छा उनसे ताल्लुक रहा है और मैंने उनको देखा है। मैं कश्मीर में भी कोशिश की है और अभी सूबे में भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है गलतियां इंसान से होती हैं, हो सकता है उनसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि खान साहब को उन पर एज अ वज़ीर आला ट्रस्ट है और ये जो फैसला है ये सिर्फ तंजीम को बेहतर करने के लिए, ताकि एक शख्स ऐसा हो जो फुल टाइम फोकस करे तंजीम पे, क्योंकि सुबह चलाना साथ में तंजीम भी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि 8 फरवरी को जो एहतजाज की कॉल दी गई है, तो आप जो हैं वो उस पर क्या समझते हैं कि क्या इस दफ़ा जुनैद अकबर साहब इस पे अच्छा एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे और ये एहतजाज सिर्फ KP में किया जाएगा या इस दफ़ा भी इस्लामाबाद पिंडी आया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ आया जाएगा। ये तो क्योंकि जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, जो खून बहा है, उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंची है और बहुत एक इम्तिहान से गुजरी है जमात। ये एहतजाज जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो सवाबी में शायद हो और नॉर्थ पंजाब के लोग जो अटक और पोटोहार बेल्ट, रावलपिंडी, इवन किसी हद तक लाहौर, गुजरांवाला, ये मियाँ वाली, ये जो एरियाज़ हैं या मरी, ये जितना ये एरिया है, गुजर खान, यहाँ तक लोगों को मेरे ख्याल में वो आसानी से आ सकते हैं सवाबी। तो ये जो जलसा या एहतजाज होगा 8 फरवरी को, तो मेरे ख्याल में सवाबी में होगा। पंजाब में जो हालात हैं आपको सारा पता है, इस तरह की फस्तायत है, अभी भी वहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है और हमारे कारकुनान पहले ही काफ़ी तकलीफ से गुजरे हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए खान साहब ने सवाबी का इंतखाब एक बार फिर किया है कि एहतजाज भी हो 8 फरवरी के दिन का जो एक निस्बत से, और साथ साथ ऐसी भी सूरत हाल ना हो कि फिर कारकुनान की उस लेवल पे पंजाब में पकड़ दकड़ शुरू हो जाए और तकलीफ से गुजरें, क्योंकि अभी भी जो गुज़िश्ता शहादतें हैं उनका भी पूरा अभी तक पता नहीं लगा। बहुत से लोग अभी भी मिसिंग हैं, ज़ख्मी भी बहुत से हैं। तो अल्लाह करे कि ये जितनी कुर्बानियां हैं ये रंग लाएं और ये पाकिस्तान की आइन की जीत हो। अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होता है तो ये तरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तानी अवाम की जीत होगी। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें ये खबरें भी आ रही हैं कि मलिक रियाज जो हैं उन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएं। आप क्या समझते हैं, इसमें से कुछ निकलेगा?
सुनने में आया है कि ऐसा कोई कुछ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे। वो एक बड़े बिजनेसमैन है और मैं समझता हूँ कि जो बिजनेसमैन होते हैं, तिजारत पेशा लोग, इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ते, ना उन लोगों को पढ़ना चाहिए। ये लोग भी एक लेवल पे मुल्क की खिदमत करते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो। तो ऐसे लोगों पे इन मामलात में उनको प्रेशर डाल के घसीटना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी इस पे अब अपील हमारी इंशाल्लाह लग जाएगी हाई कोर्ट में। तो अलकादिर केस जिसको 190 मिलियन कहते हैं ये लोग, उसमें तो अगर आप देखें ज़्यादा तो उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो NCA का मुआहदा था मलिक रियाज साहब का, और जिसपे इंग्लिश एंड वेल्स मेरे ख्याल में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जहाँ तक मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, उसमें तो बड़ा क्लियर ये है कि वो पैसा UK से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना था। उस फैसले में लिखा था जो UK कोर्ट का है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो इस केस में तो कुछ है ही नहीं, ओपन शट केस है। कि अगर उन्होंने खुद कहा है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में जमा करें, और प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में। असल तो सवाल इसमें यह है कि ये जो वन हाइड पार्क की अमाउंट थी, जो कि मेरे ख्याल में कोई 8 अरब रुपए बताई जा रही है, जिसको 20 अरब के करीब पे जो मीडिया में रिपोर्ट होता है कि मलिक साहब ने खरीदा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि हसन साहब से ये डबल द प्राइस, दुगनी कीमत पे क्यों खरीदा गया। इसी वजह से तो अलार्म बेल्स रिंग हुए थे NCA में कि भाई ये क्यों, ये कौन सी डील है। इस बात पे मुल्क में क्यों बात नहीं हो रही। इस पे तो बात हो रही है कि बाहर से पैसा आया, यानी बाहर से पाकिस्तान पैसा आया, उस पे तो बात भी हो रही है, उस पे तो सवाल भी उठाया जा रहा है, और उस पे तो साबिक वज़ीर आज़म को 14 साल 10 साल से ज्यादा कैद भी सुना दी गई। लेकिन पाकिस्तान से पैसा जाना जुर्म है या आना जुर्म है, यानी कि जो लेके गए अरबों रुपए से तो सवाल कीजिए, उनसे कौन सवाल करेगा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन, आपने अली मोहम्मद साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, अगले हिस्से में प्रोग्राम की हम बात करेंगे कि अमेरिका में अब क्या होने जा रहा है, और अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, उनके जो नए ऑर्डर हैं, क्या वाकई ही उनसे दुनिया में कोई अमन कायम होगा या मज़ीद ख़राबी की तरफ सूरत हाल जाएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने अमरीकी मुतालबे पे अमेरिका का छोड़े जाने वाला असला वापस करने से इनकार कर दिया है। ये मामला किस करवट बैठेगा और क्या इसमें फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो अहम सवाल आज ये है। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर बिलफ़र्ज़ अमेरिका और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात फिर ख़राब हो जाते हैं तो फिर हमारी पोजीशन क्या होगी। इस स्टोरी के साथ जुड़े मुख्तलिफ सवालात और भी हैं, उन सब के जवाबात जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, जो कि एक मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने वक्त दिया। यहीं से शुरू कर देते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान में फिर कोई गड़बड़ होती नज़र आती है आपको, जो अफ़गान तालिबान ने इनकार कर दिया है? देखिए, मुझे तो कोई अफ़गानिस्तान में गड़बड़ होती नज़र नहीं आती। वो इसलिए कि ये अमेरिका खुद असला जब 2021 में वहाँ से निकले और रात के अंधेरे में ऐसे भागे कि कई वहाँ दहाइयाँ गुजारने के बाद, और फिर अचानक रात को एकदम वो चले गए और जाते हुए काफ़ी सारा असला छोड़ गए। और उन्होंने कोशिश की कि जाते हुए जितना असला को नकारा कर सकते थे वो नकारा उन्होंने कर दिया। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने वहाँ कम से कम $7 अरब से ज़्यादा का असला छोड़ा था, जिसमें लाखों किस्म के मुख्तलिफ हथियार थे, और उसमें 78 जो थे वो एयरक्राफ्ट भी थे, और उसमें मशीन गन थी, रॉकेट लॉन्चर्स थे, और हमवी जैसी गाड़ियाँ थी। तो अब खुद छोड़ के गए हैं और खुद मांग रहे हैं, ये अजीब सी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस हद को ज़्यादातर उसको प्रेस करेंगे। बट वो ये चाहेंगे कि अगर उनमें जो गिने चुने अमेरिकन स्टिल तालिबान की कैद में हैं, उनको वो रहा कर दे। सर, असल इशू तो ये भी है ना जनरल साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि अमरीकी कैदी जो हैं वहाँ पे, उनके मामले को लेके ट्रंप इंतज़ामिया ने धमकी दी है कि तालिबान रहनुमाओं पे उसामा बिन लादेन से भी ज़्यादा हेड बनी रखी जा सकती है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल रखी जा सकती है। और अभी चंद दिन पहले ही उन्होंने कुछ तालिबान के कैदी छोड़े,
और इस जनवरी में ही तालिबान ने 2 अमेरिकन कैदीज को भी छोड़ दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद लोग हैं, आई थिंक 3-4 से ज़्यादा शायद नहीं हैं। और अगर सीरियसली इस केस को टेक अप करते हैं अमेरिकन, तो मेरा ख्याल है तालिबान अल्टीमेटली उनको छोड़ देंगे कि बजाय वो उनसे बिल्कुल तल्लुकात ख़राब करें। आप देखें, पिछले महीने रिपोर्ट आई थी कि वो 40 मिलियन से 87 मिलियन डॉलर्स हर हफ्ते तालिबान को देते हैं। तो तालिबान की सपोर्ट तो वो एक किस्म के छुपे हुए तरीके से या बैकग्राउंड से उनको दे रहे थे, और सामने से उन्हें अपोज कर रहे थे और पीछे से उन्हें पैसे दे रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान इस हद तक मामले को लेके जाएंगे कि अमेरिका उनकी इमदाद बिल्कुल बंद कर दे और या दोबारा उनको अफगानिस्तान में आपको किस तरीके से इन्वॉल्व होना पड़े। सर ये फरमाइएगा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान से इन दोनों इश्यूज़ पे, यानी अमेरिकी कैदियों की रिहाई हो या असले की वापसी, क्या अमेरिका पाकिस्तान से कोई मदद मांग सकता है? पाकिस्तान से कह ज़रूर सकते हैं, क्योंकि तालिबान को मेरे ख्याल में जो कामयाबी अफगानिस्तान में मिली, वो अगर पाकिस्तान उनको सपोर्ट ना करता तो कभी नहीं मिल सकती थी। तो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल रहा है। वो तालिबान के जो समझदार लीडर हैं वो इसको समझते हैं, और अगर तालिबान ने वो कैदी रहा ना किए तो अफगानिस्तान की सारी सप्लाई लाइन, सारी लॉजिस्टिक का डेली यूज़ कमोडिटीज़ हैं, सारी लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जाती है। तो पाकिस्तान अगर सीरियसली चाहे तो उसको तालिबान कोई हुकूमत को प्रेशर तो डाल सकता है, बट जो फैक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, आप देखें कि वहाँ फितना और खवारिज बैठे हुए हैं। वो हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, सैकड़ों इंसिडेंट हुए हैं, हमारे पास नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं। वहाँ से उनको वो नहीं रोक ले तो शायद इस वक्त जो है पॉइंट इन टाइम में पाकिस्तान शायद उन पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकता जितना कि पहले हम डाल सकते थे, बट वो पाकिस्तान से मदद के लिए ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान से मदद के लिए कहे तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुमकिन जवाब क्या होगा? हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। देखिए, हमें अगर तालिबान पे कुछ प्रेशर डाल सकें डायरेक्टली खुद या सऊदी अरेबिया के थ्रू या कतर के थ्रू, क्योंकि वो दोहा आते जाते रहते हैं, उनसे उनको एड भी मिलती है, तो ये ममालिक जो तालिबान से इंगेज्ड हैं उनके थ्रू हमें ज़रूर उन पर प्रेशर डालना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ट्रंप ने जो ये तीसरी बार सदर बनने की राह हमवार करने के लिए तरमीम का फैसला किया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या उन्हें इसमें कामयाबी मिलती नज़र आती है आपको? देखिए, ट्रंप बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, वो इस किस्म के शोशे छोड़ते रहते हैं, और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक शोबिज़ के भी आदमी हैं और साथ एक बिजनेसमैन है। तो तीसरी टर्म के बारे में वो बातचीत जो करते रहे हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पे उनका इसका बात का उन्होंने जिक्र ज़रूर किया है, बट रियलिटी ये है कि इस वक्त जो है कांग्रेस और सेनेट में अमेरिका में रिपब्लिकन की उसमें मेजॉरिटी तो है, बट 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो इस वक्त अगर आप देखें कांग्रेस में रिपब्लिकन की 220 सीटें हैं और डेमोक्रेट्स की 215 हैं, और सेनेट में जो सीट्स हैं रिपब्लिकन की वो 53 हैं और डेमोक्रेट्स की 47 है। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं तो बजाय फिर 220 के उन्हें 290 सीटें चाहिए, और अगर वो सेनेट में मेजॉरिटी चाहते हैं 2/3, तो फिर उसमें बजाय उनके जो है ये 47 के उनको 67 चाहिए होंगी। तो ये काफ़ी सारी ज़्यादा इसमें गैप है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोग जो है डेमोक्रेट्स के वो अपनी पार्टी की पॉलिसी छोड़ के ट्रंप को वोट देंगे। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि ट्रंप ने जो अरब ममालिक से ये कहा है कि वो फ़लस्तीनी जो मुतासरीन हैं उनको गज़ा से निकाल के अपने पास रखें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ही ट्रंप उन फ़लस्तीनियों की मदद चाहते हैं या वहाँ गज़ा को खाली करवाना चाहते हैं? देखिए, नीयत का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, बट गज़ा में जो तबाही मची है, और मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था, तो जो मिडल ईस्ट मॉनिटर रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 87,000 टन ऑफ उन्होंने जो बॉम्ब्स हैं गज़ा पे गिराए हैं, और गज़ा सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। अब देखिए, छोटी सी पट्टी में, और वो ये कहते हैं कि इतनी बॉम्बिंग, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुई। तो इतनी वहाँ तबाही मच चुकी है।
अब ये सारा जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो एग्रीकल्चर का सारा सेटअप तबाह हुआ है, जो पानी का सारा निज़ाम तबाह हुआ है, इन सब को सफाई करने में वक्त तो लगेगा। अच्छा सर, या तो ये गजा फ़लस्तीन के लोग सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने मिस्र और इसराइल के अलावा तमाम ममालिक की जो इमदाद है उसको बंद करने का जो ऐलान किया है, आप क्या देखते हैं कि इसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान पे ख़ास असरात नहीं पड़ेंगे क्योंकि ट्रम्प ने पहले भी दफ़ा हमारी इमदाद बंद कर दी थी और बल्कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो हम पे कई पाबंदियाँ लग गई। तो पाकिस्तान को अमेरिका की इमदाद नहीं चाहिए। इमदाद से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो इमदाद सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्री थी उनको देते थे, फ़लस्तीन अथॉरिटी को देते थे, और कुछ तालिबान और पिछले रजीम में रिपब्लिकन जबकि वहाँ ऑपरेशन हो रहे थे हमें भी देते थे। अब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है, हमारे सारे मैक्रो इंडिकेटर बेहतर हैं। हमें उनसे तिजारत की बात करनी चाहिए, हमें उनसे एक दोस्ती की और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करनी चाहिए थी। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी हुई है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ तल्लुकात को बिगाड़े, क्योंकि अगर वो बिगाड़ेगा तो हम चाइना के बहुत नज़दीक जा सकते हैं, और वो ये भी नहीं चाहेगा कि इंडिया को इतना ताकतवर कर दे कि वो अमेरिका के असर से बाहर भी कभी निकल जाए। तो हम इंडिया पे भी चेक रखने के लिए पाकिस्तान को एक हद तक ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जनरल साहब ये फरमाइएगा ज़रा जल्दी से कि ईरान के साथ जो अमरीकी नई इंतज़ामिया है, ट्रंप इंतज़ामिया, आप क्या देखते हैं कि ये अब ईरान के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखेंगे? ये ईरान से भी अच्छे तल्लुकात रखेंगे। देखें, इजराइल की पूरी कोशिश थी कि जैसे उन्होंने लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, गज़ा में हमास को कमज़ोर किया, और इस तरीके से सीरिया को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, गोलान हाइट्स पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कब्जा कर लिया। वो ये चाहते थे कि कम से कम हम थोड़ा सा ईरान को भी नुकसान इसमें और पहुँचा सके जितना पहुँचा सकते हैं। बट अब देखें, अमेरिका ने उसको उसकी बात की मेरे ख्याल में इजाज़त नहीं दी, तो ईरान से वो तल्लुकात को बेहतर करेंगे। आई थिंक उनके साथ न्यूक्लियर डील को रीनेगोशिएट करेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म की जंग में और कॉन्फ्लिक्ट ने अमेरिका ने अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो जो ट्रंप का वादा है अपने अवाम से टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल का, वो ये नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। नाज़रीन, आप जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अमेरिका अब कोई जंग नहीं अफोर्ड नहीं करता, और क्योंकि वो ट्रंप जो वादे करके आए थे उनके मुताबिक अब ईरान से भी वो ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, और पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2035 तक पाकिस्तान की जो मईशत है वो 1000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा हो गया तो फिर रावी हमारे लिए क्या चैन ही चैन लिखेगा। ये और मुल्की मईशत को दरपेश बहुत सारे जो मसाइल हैं उनके हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि मारूफ माहिर मुआशियात है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। यहीं से शुरू कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि ये खुशखबरी जो है इसको आप वाकई अमली तौर पर पूरा होता देखते हैं? तो देखिए, गुफ्तगू इस तरह से है कि एक उड़ान पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और उसमें एक एस्पिरेशन और एस्पायर तो करना चाहिए कि 2035 तक, यानी कि 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी जो आज 370-75 अरब डॉलर की है वहां तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होना हो तो इसका मतलब ये है कि इकॉनमी को 10% डॉलर टर्म्स में ग्रो करना है हर साल टू गेट टू दैट टारगेट। आई थिंक एस्पिरेशनली तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट ये एक हाई एस्पिरेशन है, और स्पेशली बेस्ड ऑन डॉलर टर्म्स। जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी आज जहां पे है वहां पे 2, 2.5, 3% से ऊपर ग्रो नहीं कर
कर रही, इसलिए कि फंड के प्रोग्राम में है, तो 4-5% पे ग्रो कर जाएगी। अगर इससे ऊपर ग्रो करना है तो याद रखिए कि एक पोटेंशियल ग्रोथ है पाकिस्तान की। जैसे ही हम ये करते हैं कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि पैदावारी सलाहियत कमज़ोर है, तो उससे जो इंपोर्ट बढ़ती है, बिकॉज हमें बहुत सी अशिया इंपोर्ट करना पड़ती हैं, तेल ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू होता है, बिजली पैदा करने के लिए तेल चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए चाहिए। जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, कंजम्पशन लेड भी और एनर्जी लेड भी, तो फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के एक क्राइसिस में आते हैं, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ता है और IMF के पास चले जाते हैं। सो उड़ान पाकिस्तान के थ्रू वो जो 5 ईज इन्होंने बनाए हैं, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट, इस सब के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि इन मसलों को हल किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि एस्पिरेशनली इस तरह सोचना अच्छी बात है, पर क्या हम एक्सपोर्ट मार्केट्स कैप्चर कर सकते हैं? इसके मुताबिक ये भी है कि $60 अरब तक हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी। क्या आप 30 को डबल करने में कामयाब होंगे अगले 5 से 7 साल में? आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि अगर हम ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, जो इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, जो इंपोर्ट बेस्ड है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इकोनॉमी है, उसको तब्दील कर पाएंगे कि नहीं। क्या हम एनर्जी, जो कि इस वक्त खित्ते में सबसे महंगी है, उसका स्ट्रक्चर तब्दील करके, प्राइवेटाइज करके, कंपटीशन लाकर इसकी प्राइस को नीचे ड्राइव कर पाएंगे कि नहीं? क्या हम अपने एसओईज के नुकसानात कम करने के लिए PIA को बेच पाएंगे कि नहीं? क्या हम मुल्क को डीरेगुलेट कर पाएंगे कि नहीं? क्या हम पैदावारी सलाहियत बढ़ा पाएंगे नहीं? अगर ये सब काम हम कर सके और हमने मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसके लिए याद रखिए 20 फरवरी ऑनवर्ड्स किसी वक्त भी पाकिस्तान में IMF का मिशन पहले रिव्यू के लिए आएगा, वो सारे हमने मुहर्रकात पूरे किए हुए, हमने कंडीशनैलिटीज, बेंचमार्क्स, टारगेट्स पूरे किए हुए। सो वी हैव अ हार्ड चैलेंजिंग टारगेट अहेड ऑफ अस। अगर ये सब चीज़ें आपको होती हुई दिखाई दें तो ज़रूर हम आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर हम आगे बढ़ सकेंगे अगर चीज़ें हमें होती दिखाई दें, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। अभी जो है सनतों के लिए गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, तो अगर गैस महंगी हो जाएगी तो फिर बरामदात कैसे आप कर सकेंगे? देखिए, ये जो इस वक्त किया गया है, इसकी एक वजह इज़ द फॉलोइंग। IMF के साथ एक बेंचमार्क है जिसमें ये लिखा गया था कि हम ये काम कर देंगे। मैंने तब भी कहा था कि इस पे सोच विचार कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम चलाना है आपने, उसके लिए अपनी टीम में प्रोफेशनल्स रखें और इस प्रोग्राम को प्रोफेशनल से चलाएं, ताकि आप जब चीज़ें ये तय कर देते हैं तो एक तो उनके टाइम पीरियड्स ठीक हों और वो वाकई ही ठीक हों। गैस के कई कार्गो हम बाहर से मंगवा रहे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे पाकिस्तान में, तो अगर आप उनके साथ ये गैस देते रहें तो शायद ये ठीक हो, पर अब कैप्टिव को गैस में से निकालने की गुफ्तगू हो रही है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोच विचार, रिसर्च ये करना चाहिए। ये बात ठीक है आपकी कि इसको बढ़ाने से महंगी हो जाएगी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट असल मकसद ये नहीं है कि गैस की कीमत बढ़ाई जाए। असल मकसद क्या है कि गैस से उतार के उनको बिजली पे ले जाया जाए और ये गैस उन पावर प्लांट्स को दी जाए जिनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसीज 60, 65, 70% हैं, चाहे वो LNG बेस्ड हो या बाकी प्लांट्स हों जिनकी हाई एंड एफिशिएंसीज हैं, नए लगे हुए हैं। सो ये अगर पूरा प्रोग्राम हर चीज़ को जामे अंदाज में देखें और उसको आगे लेकर चलें, बट बार बार बात वही है कि फंड के साथ ये जो चीज़ें आप तय करते हैं या जो काम आप कर रहे हैं उनको इतनी सॉलिड फुटिंग पर करें कि मुल्क के लिए वो अच्छे साबित हों। अभी तक भी ये देखा है कि यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप गैस से बिजली पे तो ले जाएं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि IPPs के साथ निगोशिएट करके या कुछ जो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं उससे आप बिजली वाकई सस्ती दे देंगे गैस की निस्बत? जब तक बिजली की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, गैस सेक्टर की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, और इसकी मोटी मोटी बातें ये है कि स्टेट इस काम से निकल जाए, इसको प्राइवेटाइज किया जाए, कंपटीशन लाया जाए, रेगुलेटर को बहुत अच्छी कैपेसिटी में उभारा जाए, उनको एक रेगुलेटर बनाया जाए, पॉलिसी साजी के काम को बहुत बेहतर किया जाए, जो सर्कुलर डेट है उसको हैंडल किया जाए, टैरिफ को ठीक किया जाए, यानी कि टैरिफ के स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, जो बेशुमार टैक्सेस इस वक्त टैरिफ में हैं उनको उठाया जाए। बड़ी तंजीमें नौ मांगता है ये सेक्टर।
कि आज भी हम कह रहे हैं कि 600 अरब का नुकसान 2025 में करेगा बिजली का सेक्टर, 600 अरब का। और ये मैं नहीं कह रहा, अथॉरिटीज खुद एक्सेप्ट करती हैं कि ये ऐसा ही है। सो क्या आप स्टेट के रोल को कैसे कम करेंगे, लाइट टच रेगुलेशन कैसे बनेगी, पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन की कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कैसे दूर करेंगे, जबकि आपने एनटीडीसी जो है उसमें आपने जो मैनेजरियल नो हाउ लानी थी वो पिछले कई अरसे से आप नहीं ला पाए हैं। लेकिन और आखिर में जो CTBCM, लेकिन डॉक्टर साहब कम्पिटिटिव मार्केट कब बनाएंगे आप? डॉक्टर साहब हुकूमत कोशिशें तो कर रही है ना। अभी भी देखें हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अमेरिका में बिजनेस कौंसल से भी उन्होंने मुलाकात की है, अमेरिकी बिजनेसमैनों से वो मुलाकातें कर रहे हैं और ईज टू बिजनेस जो है वो बता रहे हैं कि आप आएँ अमेरिकी कंपनियों के साथ, हम स्पेशल आपके लिए ईज पैदा करेंगे, आप यहाँ पे कारोबार करें। तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या डिप्लोमेसी करना अपने उस मुल्क के साथ जो आपका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो, उस मुल्क के साथ जो एक IMF का सबसे बड़ा, मतलब ये याद रखिए कि इस वक्त सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो, उस मुल्क के साथ जिसमें एक बड़ा डायस्पोरा है पाकिस्तानी और वो पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजता है, और उस मुल्क के साथ जिसका वैसे ही दुनिया में एक इन्फ्लुएंस हो, करनी चाहिए। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। पर ये भी याद रखिए कि असल जो मुल्क में आप जिसे कहेंगे ना एम्बियंस, यानी कि वो पानी पैदा करें कारोबार की डीरेगुलेट करके, तो आपको खुद ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जब मिलेगी ना तो मैं बाहर की इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ लाऊंगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि FDI जो कि 1.5-2 अरब डॉलर को पिछले एक दिहाई से क्रॉस नहीं कर रही, उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर यह भी साथ याद रखना चाहिए कि जब तक आप रेगुलेशंस, हर्डल्स और कंपेटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्री नहीं पैदा करेंगे तो किसी को सहूलत हो कि वो यहाँ पर बनाकर दुनिया में बेचे। FDI, आप ये याद रखिए कि FDI इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आई है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान को उस FDI की ज़रूरत है जो 3 चीज़ें करे। नंबर 1 मैनेजरियल ट्रांसफ़र, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र और नंबर 3 एक्सपोर्ट। डज दैट मेक सेंस टू यू? ये तो कॉमन सेंस की बात है। उन्हीं मुल्कों में ये काम हुआ है ना। और फिर वियतनाम में जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो वो एक कंपनी को 72 अरब डॉलर के पार्ट्स बेचते हैं वियतनाम वाले, द कंपनी इज बेस्ड इन साउथ कोरिया। ये है असल महवर तरक्की का। क्या आप ये सारे काम कर पाएंगे? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी नहीं तो मोहसिन नकवी साहब तो इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो यही उनको कायल कर रहे हैं कि इस तरह का काम करें। दुरुस्त। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी तो हर लेवल पे करनी चाहिए और पाकिस्तान को अच्छी तरह पेंट करना। पर जो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है पाकिस्तान का, या हमारे टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन है, या हमारा वो सेक्टर जिसमें आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, 70-80 चैनल हैं। एक अगर PTV होता और लाइसेंस ना दिया होता तो क्या इतनी नौकरियां निकल सकती थी? क्या ऐसा हो सकता था कि टेलीकॉम में इतना ना खोलते तो हर इंसान मोबाइल लेकर घूम रहा होता? सो जो पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर पोर्ट्रे करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम। डॉक्टर साहब आखिर में ज़रा ये बता दें कि कल मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हो रहा है और ये सुनने में आ रहा है कि छठी बार शरह सूद में मज़ीद कमी की जा रही है, तो आप इसको किस हवाले से देखते हैं? क्या इससे वाकई बिजनेस को फ़ायदा पहुंचेगा? सर्टेनली। देखिए, 22% के रेट पे कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना मुश्किल समझता, पर 12-13% और 1-8% ज़रूर नीचे जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है। बट चूँकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस साल अगर 9-10% रहती है तो 2-2.5% तो रेट को पॉजिटिव रखना है। पर आई थिंक ज़रूर ईजिंग से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर इसको इस तरह गाड़ी खरीदनी थी, ठीक, आपने कहा मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, अगर आप 12 महीने पहले चले जाएं तो वो साल की किस्त 22 लाख है, सादी गुफ्तगू। आज अगर वो 12-13 लाख रह जाती है तो आप गाड़ी खरीदेंगे। जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे बढ़ना शुरू होगा, नौकरियां निकलेंगी, नई कंपनीज आएंगी। यही वो तरीका है। अगर इसी तरह एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस 20 लाख की बजाय 12 लाख, या कोई 10 करोड़ वाला 2 करोड़ 20 लाख की बजाय बैंक को 11-12 लाख भर रहा होगा,
तो वो ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। मैं भी सोचूंगा कि चले मैं कोई कारोबार करता हूं, कर्ज सस्ता मिल रहा है। सो बिल्कुल इसमें कोई दो आरा नहीं है कि मॉनेटरी ईजिंग तभी की जाती है जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन या इकोनॉमी को खोलने की तरफ जाएं। आई थिंक दैट इज बड़ा खुशाइन है कि इन्फ्लेशन मोर देन एस्टिमेटेड नीचे आ गई है। हुकूमत जो है एक बार शरह सूद में कमी करने जा रही है और इससे इकोनॉमी भी बेहतर होगी और बिजनेसमैन का एतमाद भी बहाल होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।